कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है. You can come up with stories, creativity सब है DMM में. तुम पूरा नहीं आप यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है. मेरे दो दोस्तों की नौकरी लगा दो. तुमने 2 साल से. इसको बापू का बिजनेस संभालना. So ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं स्टोरी टेलिंग में. Thank you for the excitement. बेसिकली मैंने पोएम्स परफॉर्म किए हैं. बच्चों को पढ़ाना ना बड़ा आसान होता है. वहाँ पे मैं ही हूँ. यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि मैं सच में कांप रही हूँ. So I would like to start my story. So the title is Thakka. Yeah. Yes, yes. So जैसे श्वेता ने कहा है कि एक्चुअली आंखें बंद करके आप देख पाओगे, विजुअलाइज कर. अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो मैं खुद को टैप करूंगी तेरा आई एम अ स्टोरी टेलर नाउ. सो द टाइटल गोस इरिटेट हो गए. मैं भी हो जाता हूँ. पता है मुझे ना कोई भी शांति से रहने नहीं देता है. कभी मैं बाहर से अंदर की तरफ खुल जाता हूँ, कभी मैं अंदर से बाहर की तरफ मुड़ जाता हूँ. मैं ना एक दरवाजा हूँ. और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ. क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे ये दरवाजा क्या ही कहानी सुनाएगा. पर जनाब असली कहानी तो दरवाजे के पीछे ही होती है. असली चेहरा तो दरवाजे के पीछे ही बदलता है. सारे खुफिया राज भी दरवाजे के पीछे होते हैं. सारा गुस्सा भी दरवाजे के पीछे होता है. सारा डर भी दरवाजे के पीछे निकलता है. और किसी को अंदर आने से रोकने के लिए भी मेरा ही सहारा लिया जाता है. और एक घर मेरे ही बदौलत पे टिका हुआ है. तो बहुत हो गई मेरी बातें. अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. मैं ना एक एकेडमी का दरवाजा हूँ. मुझे ना पढ़ना बहुत पसंद है. और वो पढ़ते हुए बच्चों को देखना. कभी वो पढ़ते हैं, कभी वो खुश होते हैं, कभी वो रोते हैं. और अपनी बदमाशियों की वजह से ना मुझसे टिके अपनी पनिशमेंट्स पूरी करते हैं. ये सारी देख के चीज़ें ना मैं बहुत 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 खुश हो जाता हूँ. आज पता है मेरे बच्चों को ना एक नई बायोलॉजी प्रोफेसर मिलने वाली है. उनकी जो पहली वाली प्रोफेसर थी ना उनकी पढ़ाई ना मैं समझ पाता था ना ही मेरे बच्चे. तो उन बच्चों को ना थोड़ा डर था कैसे बताए सर को कैसे बताए. पर सब मिलके मैं भी उनके साथ गया और सर को बोला सर हमें ना ये बायोलॉजी टीचर पसंद नहीं है, प्लीज़ हमारी टीचर चेंज कर दो. तो सर ने बच्चों की बातें सुन ली और सर ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पसंद तो हम आपके लिए नई प्रोफेसर लेके आते हैं. और आज वही दिन था. मेरे सारे बच्चे एक्साइटेड थे. बच्चों के साथ साथ मैं भी. मैं तो उनसे थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था और थोड़ा खुशनसीब था क्योंकि टीचर की पहली झलक ना मुझे मिलने वाली. क्या बात है, क्या बात. 2:05 हो गए यार. ये टीचर अभी तक आए क्यों नहीं? क्या उन्होंने अपना इरादा तो बदल दिया नहीं है? नहीं. अच्छा ना, उन्होंने तो अपना पहला लेक्चर भी नहीं लिया है. ऐसे कैसे इरादे बदल देंगे? लेट हो गया होगा, आती होगी. 1 मिनट, ये कौन आ रहा है? ये भागते भागते कॉरिडोर से कौन आ रहा है? ब्लैक कुर्ता, येलो स्कार्फ, माथे पे टीका, मानो जैसे ना पूजा करके आशीर्वाद लेते आई हो. और मेरे सामने आकर एकदम से रुक गई बड़े प्यार से. और उस एक पल में पहला नशा, पहला नया प्यार है, नया इंतजार. बहुत खूबसूरत लग रही थी. सिंपल थी और बहुत खूबसूरत थी. वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई और हफ्ते हफ्ते बोलने लगी it's okay. 6 मिनट ही लेट हुए, कोई बात नहीं, it's okay. तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बनाएंगे. It's going to be very fine. फर्स्ट डे कोई बात नहीं, it's going to be fine. और ये बोलते बोलते ना कभी अपने बाल संवारती, कभी अपना कुर्ता ठीक करती, कभी अपना बैग संभालती. और ये बोलते बोलते वो दरवाजे के अंदर चली गई. मैं समझ गया, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी समझ गए, ये उनकी नई बायोलॉजी प्रोफेसर मिल गई. बच्चों ने जैसे ही टीचर को देखा वो अपने बैग से बुक निकाल के बैठ गए. टीचर हल्के हल्के कदमों से बोर्ड के तरफ गए. टेबल पे पड़ा एक चौक उठाया और बोर्ड पे लिख दिया मधु. उनकी टीचर का नाम मधु था. पर सच बोलूं तो मधुबाला से भी अलग लगती हो. मेरी नजर से तुमको देखूं तो
वो मेरे लिए मधुबाला थी, सबसे सिंपल, सबसे अलग। टीचर ने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते वक्त उन्होंने जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाया, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होता है। पता है, क्रोमोसोम जेनेटिक्स की एक अलग ही दुनिया है, एक अद्भुत दुनिया। आज मैंने पता किया, आज मुझे पता चला एक्चुअली कि माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है ना, उसका एक्चुअल रीजन तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। पर हमने तो हमेशा से माँ को ही दोष दिया है, हमने हमेशा से उनको बराबर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब से ध्यान रखेंगे कि आने वाली पीढ़ी है वो उतना ही सम्मान दे माँ को, और जो भी चीज़ हुआ उसको दोहराएंगे। देखते देखते 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला कब जेनेटिक्स की अद्भुत दुनिया में हम खो गए। लेक्चर खत्म हुआ, मेरी मधुबाला क्लास से निकली और सर के सामने आके बैठी। उसने अपने बैग से बॉटल निकाला और 2 घुट पानी की ही पी थी कि सर ने कहा, मैम 2 मिनट्स, हाँ मुझे ना बच्चों से कुछ डिस्कस करके आना है। तो वो समझ गए, सर वापस से चले गए। एक बार फिर मैं और मेरी मधुबाला इस कमरे में अकेले थे। मैं मधुबाला को देख रहा था, उसकी नर्वसनेस समझ में आ रही थी। उसको पता था कि सर बच्चों से बात करने नहीं, वो फीडबैक लेने गए। वो नर्वस थी और नर्वसनेस में ना कभी अपनी नाखून चबाती, कभी अपने दुपट्टे के छोर के साथ खेलते रहती थी, और ये सब मैं बड़ी प्यार से उसे देख रहा था। सर जैसे ही 10 मिनट बाद आए, मैं और मेरी मधुबाला हम दोनों ही सर को आंखों में एक उम्मीद लिए देख रहे थे। मेरी उम्मीद थी कि बची कुछ जिंदगी थोड़ी खुशी से बीतेगी, और मधुबाला को खुद को इंडिपेंडेंट करने की उम्मीद थी। उस एक पल में मैंने इतनी दुआएं मांगी, इतनी दुआएं मांगी, इतनी दुआएं मांगी, और मानो मेरी वो दुआ कबूल हो गई। मेरी मधुबाला इस एकेडमी में एज ए बायोलॉजी प्रोफेसर सेलेक्ट हो गई। अब हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का मुझे इंतजार रहता था, क्योंकि उस दिन बायोलॉजी का लेक्चर होता था। पूरा हफ्ता हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, रिसर्च स्टडी की, बहुत बहुत मज़ा आया। आज संडे था और संडे क्लास में सर अकेले होते। यूजुअली कैसा था कि सर अगले हफ्ते में क्या शेड्यूल होना चाहिए वो संडे को बताते हैं, और हफ्ते के शुरुआत में सारे टीचर्स को अपडेट करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें सर का देख ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा, अरे ये मधु आज यहाँ कैसे आ गई? आज तो क्लास नहीं है, यहाँ तो सर अकेले बैठते हैं, सर यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करते, शेड्यूल बनाते, आज मधुबाला कैसे आ गई? खैर छोड़ो, देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही है हल्के गीले बालों में। वो आई, मेरे सामने अंदर गई, मुझसे थोड़ा दूर पर मेरे नज़र के एकदम सामने बैठी रही। 15 मिनट तक सर और वो डिस्कशन कर रहे थे। 15 मिनट के बाद सर को कोई कॉल आया, सर क्लास से बाहर चले गए। सर जैसे ही गए, फिर मैं और मेरी मधुबाला इस कमरे में अकेले थे। दीवार पे लगी घड़ी टिक टिक करते हुए आवाज़ कर रही थी। फैन फुल स्पीड में दौड़ रहा था। उसके हवा से मेरी मधुबाला के लट उसके चेहरे पे आके गिर गया। मैंने सोचा कब हल्के हाथों से लट को उठा के कानों के पीछे डालूं। मन लफंगा बड़ा लफंगा अपने मन की करे। और अचानक से मेरा सपना टूट गया। सर आ गया क्लास में, सर दरवाज़ा खोल के क्लास में आ गए और मेरा सपना धरा का धरा रह गया। कोई बात नहीं, सर गए अंदर और सर घूमते घूमते मधुबाला के आगे पीछे डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करते करते उन्होंने मधु के कंधे पे हाथ रख दिया। कंधे पे हाथ रख दिया। 1 मिनट, कंधे पे हाथ रखा है, ये तो दिखाई दे रहा है मधु को पसंद नहीं आ रहा। देखो वो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है। उसने अपने हाथ कंधे से हाथ हटाने की कोशिश की, बट नहीं हो रहा था। मैं चीख रहा था, मधु निकलो यहाँ से, निकलो प्लीज, मुझे ये चीजें ठीक नहीं लग रही, निकलो यहाँ से। मैंने खुद को शांत किया। ओके काम डाउन। मधु सुनो, मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। आई फील, तुम बोलो सर को यू आर नॉट कंफर्टेबल, गेट अप एंड लीव। मधुबाला चिढ़ गई थी। वो जैसे ही अपने कुर्सी से उठी, सर ने उसका हाथ पकड़ा और जमीन पे फेंक दिया। वो डर गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो रेंगते रेंगते कभी क्लास के एक कोने में जाती, फिर दूसरे कोने में जाती, तीसरे कोने से मेरे पास आ ही रही थी कि बेंच लग के वो गिर गई, मुंह के बल सीधा नीचे गिरी। वो उठी तो उसके होठों से खून गिर रहा था। वो खिसकते खिसकते पीछे दीवार की तरफ खिसकने लगी, खिसकी खिसकी, और एक पल के बाद ना पीछे दीवार बची थी ना कोई उम्मीद। मेरी मधुबाला अब चीखने लगी।
वो चिल्लाने लगे, कोई बचाओ मुझे सर, मुझे पसंद नहीं है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यहाँ से चिल्ला रहा था, सर रोको, सर नहीं करना है, सर निकलो, मधु निकलो यहाँ से, प्लीज निकलो यहाँ से, कोशिश करो निकलने की। मैं चिल्ला रहा था कि कोई तो आओ, कोई तो आके मुझे ठक ठक आओ, बट कोई सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि बाहर कॉरिडोर में जितने लोग थे किसी को हमारी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। मैं खुद को आगे पीछे करने लगा, काश ये दरवाजा खुल जाए, हमारी आवाज बाहर तक चले जाए। और अचानक से मेरा नजर लॉक पे गया। मैंने देखा तो सर आते वक्त लॉक कर चुके थे दरवाजा। अब ना आवाज जा रही थी ना अंदर आ रही थी। एक पॉइंट के बाद सर ने मधु के साथ जबरदस्ती करने लगा, और जो मेरी मधुबाला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अब उसमें अब सन्नाटा छा गया। अब वहां पे एक आवाज नहीं आ रही है, एकदम मायूसी छाई है। वो बस मेरी तरफ देख रही है, एक उम्मीद का इंतजार कर रही है। मैं देख सकता था उसकी आंखों में वो कितनी बेबस थी और मैं कितना लाचार। मैं चाहता था उसको बाहर निकालना चाहूँ, मैं चिल्लाना चाहता था, पर नहीं हो पा रहा था। लगभग 2 मिनट बाद दरवाजे पे ठक ठक हुई, फिर से ठक ठक हुई। मैं पलट के देखा तो वॉचमैन अंकल थे। वॉचमैन अंकल लाइट बिल लेने आए, मैं खुश हो गया। वॉचमैन अंकल और जोर से ठक ठक आओ, खोलो दरवाजा, खोलने की कोशिश करो, मेरी मधु को यहाँ से लेके जाओ। पर 4-5 बार ठक ठक आने के बाद दरवाजा नहीं खुला। मैं अंदर की तरफ देखा, मैंने सोचा मधु चिल्ला क्यों नहीं रही। देखा तो सर ने एक हाथ से उसका हाथ मुंह दबा रखा था और दूसरे हाथों से दोनों हाथों को जकड़ रखा था। ये इसके साथ साथ उसकी उम्मीद भी चली गई, क्योंकि दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। मैं सोच ही रहा था, अंकल थोड़ा और रुक जाओ, कोशिश तो करो, खोलने की कोशिश करो, काश 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 मधुबाला को यहाँ से लेके चलो। पर अंकल चले गए। 4-5 बार ठक ठक आने के बाद उनको लगा शायद क्लास में कोई नहीं, वो वहां से निकल गए। उनके साथ साथ वो उम्मीद भी चली गई। मैं सोच ही रहा था, मधुबाला उठो, कोशिश करो, एक बार मेरी बात सुनो, पूरी जी जान लगा के कोशिश करो, यहाँ से आजाद हो जाओ। और उसे एक पल में मुझे लगा जैसे मधुबाला मुझे सुन रही है। उसने पूरी कोशिश की, सर को एक तरफ धक्का दिया, बेंच के ऊपर सर को गिरा दिया, दुपट्टा उठाया और भागने की कोशिश की। इस बार मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरी मधुबाला रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होठों से खून निकल रहे थे, उसके गर्दन पे निशान थे, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने खुद को खोला और वहां से आजाद किया। मैं भी खुला दरवाजा लिए उसको आजाद होते हुए देख रहा था। पल कहता ये पल खुद से निकल, जीते चल जीते चल जीते चल। मेरी मधुबाला आजाद हो चुकी थी। मैं खुश था, मैं थोड़ा खुश था कि मेरी मधुबाला इस नर्क से निकल गई थी, पर अंदर ही अंदर एक छोटा सा डर था। डर ये था कि कहीं वो अपनी बेबाक जिंदगी जीना छोड़ ना दे, कहीं वो खुद को ये कसूर ना दे कि ये सब उसके और उसकी खूबसूरती की वजह से है। मधुबाला, काश कि एक बार मैं बोल पाता, काश मैं अपने लफ्जों से तुम्हें समझा पाता कि ये दुनिया ऐसे ही हिंसक लोगों से भरी है। मैं मानता हूँ ये जख्म काफी गहरे हैं, पर ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वक्त रहते ये जख्म भर जाए और तुम अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगो। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हें ढेर सारी खुशी और जीने की वजह दे, बस तुम अपनी ये जिंदगी अपने मुताबिक जीने की कोशिश करना। थैंक यू।